चलो कंटिन्यू करते हैं। सोशल साइंस का हीराकुंड बांध किस नदी पर, महानदी पर बना हुआ है। अ, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह का नाम पूछ लिया है। गुजरात तट पर सूरत बंदरगाह पहले था, और सूरत बंदरगाह ही होना चाहिए। जी भैया। सूरत बंदरगाह ही है ना। हाँ सही है। इसमें एक झोल है अभी, कांड इसमें नाम है कांडला। विच पोर्ट इज लोकेटेड इन गुजरात, नाउ ऑफिशियली दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। गांधी धाम लोकेटेड गल्फ ऑफ कच्छ, इंडिया मेजर पोर्ट इन द वेस्ट कोस्ट। इसका नाम है कांडला। कांडला गुजरात कोस्ट। और ये कहाँ पर है, कच्छ, कच्छ के रण में, जो कच्छ का है ना सिचुएशन, कच्छ और गुजरात। तो कच्छ का वो है ना एरिया, वहाँ पर है कांडला। तो गुजरात में उसका नाम है कांडला। अच्छा यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें सूरत क्यों नहीं आ रहा है आंसर में। क्योंकि आप जब बंदरगाहों के बारे में पढ़ोगे, वो एक चैप्टर में आता है, व्यापार वाले में ही आता है। जब इंडिया का व्यापार जो है वो अंग्रेजों ने जब कब्जा किया ना, तो पहले जो बंदरगाह थे वो अलग थे। पहले अलग बंदरगाहों से व्यापार होता था, और फिर जब ब्रिटेन के लोग आ गए तो इन्होंने जो है अपने खुद के बंदरगाह डेवलप किए। जो काम गुजरात बंदरगाह से होता था वो काम मुंबई से होने लगा, क्योंकि इनको अपना कब्जा करना था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही नहीं कब्जा कर लिया, उन्होंने जो है अपने बंदरगाहों को निशाना बनाया। जो व्यापार अपने सूरत वगैरह से होता था, सूरत और भी है, जहाँ तक कि हुगली बंदरगाह था, जो यहाँ से होता था, इन्होंने अपने बंदरगाह बंद कर दिए जो इंडिया में चल रहे ट्रेडिशनल रूप से, और इन्होंने खुद के बंदरगाह बना दिए। सूरत का डेवलपमेंट, सूरत का बंदरगाह पूरा चेंज करके मुंबई में ले गए, और हुगली का चेंज करके विशाखापट्टनम में ले गए। तो ये अलग अलग करके पुराने बंदरगाह हमारे बंद कर दिए और खुद से व्यापार करने लगे नए बंदरगाहों से, है ना। इसमें एक क्वेश्चन आता है बेसिक, बंदरगाह और पत्तन में क्या फर्क है। तो बंदरगाह ऐसी जगह होती है जहां से व्यापारी मतलब इंसान जा सकते हैं, जो सवारी जहाज होते हैं ना, वो इधर से उधर जा सकते हैं। और पत्तन केवल और केवल जो है वो उसके लिए होते हैं, व्यापार के लिए। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जहाजों में कंटेनर, बड़े बड़े लोहे के कंटेनर भर भर के जा रहे होते हैं, उनको हम पत्तन बोलते हैं। तो ये बेसिक अंतर है, आपको पता होना चाहिए बंदरगाह और पत्तन में। बंदरगाह को इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट। पोर्ट वर्सेस डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड हार्बर। Port is commercially water facility used for ship and their cargo. It is equipped with cannons and docks. हिंदी में बता दो यार। बंदरगाह और पत्तन में अंतर, बहुत फेमस क्वेश्चन है और जीके का क्वेश्चन है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये देख लो, बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं, इनमें जल की गहराई ज्यादा होती है, जबकि पत्तन का निर्माण किया जाता है, ये प्राकृतिक। मैंने तो कुछ और ही बता दिया भाई, हमको तो कुछ और ही हमको तो भाई जो पढ़ाया गया था हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन है, छोटी क्लास में पूछा जाता है। बंदरगाह और पत्तन में क्या फर्क है, क्वारा पे देख लेते हैं। वो भाई, इस पे भी ये लिखा हुआ है। समुद्र अथवा नदी के किनारे वह नगर जिसमें पोताश्रय होता है, जहां पर जहाज से माल उतारने चढ़ाने की सुविधा होती है, उसे पत्तन कहते हैं। हाँ यार, ये अभी तो बात वही हो गई। ये मुंबई पत्तन है। ऐसे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, देखो कंटेनर दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये ले जाए जाते हैं। तो ये भी तो एक अंतर हो जाएगा, जरूरी तो है ना एक ही अंतर हो। यार क्लियर आंसर नहीं मिल रहा यहाँ पर, मेन आंसर यही, और मेरे ख्याल से मैडम ये चीज आपकी बुक में भी है, बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं और पत्तन का निर्माण किया जाता है। देखो बंदरगाह एमपी वो 10वीं सामाजिक विज्ञान। वीडियो देखना पड़ेगा क्या।
बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं, इसमें जल की गहराई ज्यादा अधिक होती है। सब लोग यही यही दिख रहे हैं यार। एक इमेज और देख लेते हैं। ये केवल इमेज खोल दे नए टैब में, ओपन इमेज इन न्यू टैब। समुद्री तट पर जहाजों के ठहरने के स्थान होता है। पोताश्रय समुद्र में जहाजों को प्रवेश करने का प्राकृतिक स्थान होता है। पोताश्रय मतलब बंदर, यहाँ और वहाँ नहीं, पत्तन और बंदरगाह। पोताश्रय मतलब बंदरगाह। बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं, पतन बनाए जाते हैं। यहाँ जहाजों के सामान लादने उतारने की सुविधाएं होती हैं। यहाँ जहाज लहरों तूफानों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ कई वस्तु गोदामों की सुविधाएं होती हैं। ज्वार पत्तन व्यापार के द्वार कहे जाते हैं। सही है यार, मैंने भी सही बोला है। पतन जो है वो व्यापार की दृष्टि से बनाते हैं। हाँ, अब बनाए कि उसकी मतलब रचना कैसी होती है, उसके आधार पर आप बोल सकते हो कि बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक निर्मित होते हैं, ज्यादा गहरे होते हैं। और जो पतन होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं और कम गहरे होते हैं। उनका यूज, पतन का यूज जो है वो व्यापार के लिए किया जाता है। और बंदरगाहों का यूज जो है, आपको लगेगा ये खुद ही खुद में लगा हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, कहाँ? भारत में, भारत का ही पूछा होगा। तो किसी को मालूम है? 1986। 1986 में। आई श्योर? कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है कोपरा, ना जी भैया ये। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को शॉर्ट में कोपरा बोलते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भारत में 1986 में लागू हुआ था। और बहुत 1987 का लिख रहा है इसमें, 1986 में पास हुआ था और 1987 से लागू हो गया था। तो एक बार बुक में और कंफर्म कर लेना, क्योंकि इसमें 1986, इसमें भी विकिपीडिया में भी 1986 दिखा रहा है। हाँ भैया, वो 1986 कानून बनना था, बना मतलब, था और लेकिन लागू 87 1987। में हो गया। हाँ, हाँ सही। ठीक। जैसा अपना संविधान बना पहले था, नवंबर में बन गया था और 26 जनवरी में लागू हुआ था। तो वही सब भी है, 86 में बन गया था और लागू कब हुआ? तो 1987 में। कोबरा, सत्य है सत्य। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं उसे देशज वनस्पति कहते हैं। भारतीय नहीं है ये तो गलत है, भारतीय है उसको देशी वनस्पति बोलते होंगे। श्रीलंका में सहेली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित नहीं भाई साहब, बहुदलीय है, तो ये गलत हो जाएगा। 1990 में भारत में गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई। 1990 में? मेरे ख्याल से तो 1970 में भी एक बार गठबंधन की सरकार हुई, नहीं? इसके पहले ही बनी थी, 1990 के पहले भी गठबंधन की सरकार। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी है, बिल्कुल सही है। ईसाई, मैंने शायद क्लास में ही बात करी और आपको याद होगा ऋषि को फोन पे पूछा था मैंने कि एक तो कैथोलिक है, दूसरे कौन थे हैं, तो उसने बोला प्रोटेस्टेंट। तो आप लोग हंसने लगे थे कि आपने एकदम से बीच में से पूछ लिया। तो ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, क्लास में समझाते समय पूछा था, मेरे को अच्छी तरह याद है, संडे का दिन था। शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है? नहीं, इसको तो कुछ और बोलते हैं। माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज टू विलेज, ओ, अन अर्बनाइजेशन। सर्च करके देखते हैं इंग्लिश में। नहीं, वही तो नहीं निकल रहा यार। शहरीकरण कहलाता है? ग्रामीणीकरण कहलाएगा भैया। नहीं भाई यार, इतना भी नहीं। ग्रामीणीकरण के, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता, अरे ये तो पूरा गलत है। सही है, शहरीकरण तो मतलब शहरीकरण तो ग्राम से, ये मैंने सोचा ग्राम से शहर लिखा है, गलत पढ़ लिया। जल्दबाजी मत करना पढ़ने में। ग्राम से शहर की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता, उल्टा लिखा है। लोकतंत्र, सही जोड़ी। लोकतंत्र कहाँ गए रे? लोकतंत्र, बहुतों का शासन। दक्षिण अफ्रीका, नेल्सन मंडेला। पूर्ण साक्षर राज्य केरल, 100% लिटरेसी।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। मुद्रा का आधुनिक रूप करेंसी। सूचना एवं प्रत्याहार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर। इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। सूचना एवं प्रौद्योगिकी बहुत फेमस ब्रांच हो चुकी है, इंजीनियरिंग भी होने लगी इसमें। सूचना एवं प्रत्याहार, आईसीटी, देखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हो गया है कुछ सालों में, बहुत ज्यादा। संसाधन किसे कहते हैं? जिनका हम यूज करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं, मतलब हमारे काम आते हैं उनको संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप। भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम लिखो। वाओ, सबसे फेमस मिट्टी कौन सी है भारत में? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी के नाम बताओ भाई। लाल मिट्टी। जी नहीं। काली मिट्टी। काली मिट्टी दूसरे नंबर पे आती है, पहली मिट्टी बताओ कौन सी सबसे ज्यादा पाई? लाल मिट्टी। नहीं, मना कर दिया ना। जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी, शानदार। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है और नदी किनारे पाई जाती है। सबसे पहले नंबर पे आती है जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ के बाद आती है फिर काली मिट्टी। तो आप इसमें पूछा नहीं था उन्होंने पहली दूसरी कौन सी, लाल मिट्टी काली मिट्टी लिख देते तो कोई परेशानी नहीं थी इसमें। लेकिन याद रखे, जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है? हमारी सब देखो, मिट्टी का मैप देखना है अपने बुक में, आप पाओगे कि जहां जहां से नदियां निकल रही हैं सब जगह जलोढ़ मिट्टी है, सब जगह। तो मिट्टी वाला मैप जरूर देखना। आरक्षित वन किसे कहते हैं आपको पता है? ऐसे वन जहां पर जो है वो आवास नहीं हो सकते, घर नहीं बना सकते, वो रक्षित कर दिए गए हैं। मतलब वो जो है वो वनों के लिए रक्षित है केवल। वहाँ अन्य व्यापारिक गतिविधियां नहीं हो सकती हैं, वहाँ रहन सहन नहीं हो सकता है, वो आरक्षित वन कहलाते हैं। जैव विविधता क्या होती है? बायोडायवर्सिटी, जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही जैव विविधता है। बहुत सारे जीव पाए जाते हैं हमारे आसपास, वो सभी जो है वो जैव विविधता का पार्ट है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक जीव का जिंदा रहना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हमारी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी तो एक प्रजाति पूरी की पूरी लुप्त हो सकती है, और उसके कारण से प्रकृति के संतुलन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जैव विविधता बहुत जरूरी है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों बोला गया है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। खरीफ फसलों के नाम देखिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों बोला गया? क्योंकि सुनहरे रंग का दिखता है, और भारत में जो है वो पटसन भी बोलते हैं जूट को। पटसन जो है वो पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि इसको इसकी फसल के लिए मालूम पानी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और आपने अगर जूट नहीं देखा है तो जूट की बोरियां से ली जाती हैं। आप गेहूं के जो बोरे होते हैं ना, प्लास्टिक वाले आजकल चलने लगे हैं, पुराने जमाने में आप देखोगे रस्सी वाले चलते थे ना, वो रस्सियां जो है वो जूट से ही बनाई जाती हैं, पटसन से ही बनाई जाती हैं। पटसन भारत में पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो भी दिखा सकते हैं कि कैसे पटसन दिखा। आप कितने बच्चे नहीं जानते हैं जूट कैसा दिखाई देता है? मैं बता दे रहा हूँ, पटसन या जूट सभी जानते हैं। हैंड राइज करो अगर जिनको नहीं पता है जूट किस प्रकार का होता है। सबको पता है। चलो आगे। जॉबर कौन थे? खरीफ फसलों के नाम लिख लोगे आप। जॉबर कौन थे जो जॉब दिलाते थे? उस टाइम अंग्रेजों के जमाने में जो जॉब दिलाने का काम करते थे ना, कंपनियां क्या करती थी, नए एरिया में जाती थी, प्लांट लगाती थी, वहां पता तो होता नहीं था कौन बंदे को लें कर्मचारी के रूप में कौन। तो वो क्या करते थे, वहीं के लोकल बंदे को ढूंढ लेते थे और उसको बोल देते थे भाई हमारी कंपनी के लिए तू क्या कर, कर्मचारी ढूंढ ला यहाँ से। तो वहीं की लैंग्वेज में उनसे बात करता था, जो भी अच्छे अच्छे लोग होते थे उनको चूज कर, उनको हम जॉबर बोलते थे। औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? औद्योगिक क्रांति से आशय है वस्तुओं के आधुनिकीकरण के निर्माण से। गुटेनबर्ग प्रेस का नाम था, वो मतलब गुटेनबर्ग व्यक्ति का नाम था जिसने प्रेस करी। मैं इसी प्रेस की बात कर रहा था। इसने सबसे पहले प्रेस का निर्माण किया था। मेरे ख्याल से आप परिचित होंगे, नहीं परिचित है तो ढूंढो भाई, गुटेनबर्ग कोड था जहाँ प्रेस के बारे में आता है ना, लास्ट चैप्टर है शायद हिस्ट्री का, उसमें प्रेस के बारे में आता है। गुटेनबर्ग बहुत फेमस नाम है। पंचांग से क्या आशा है? उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। पंचांग हिंदू माइथोलॉजी का एस्ट्रोनॉमिकल आधार पर जो है वो समय की गणना हेतु बनाया गया था, और इसमें चंद्रमा की गणनाओं को मुख्य आधार बनाया गया था।
चंद्रमा की 16 कलाओं के आधार पर पंचांग में जो है वो तिथियां घोषित की जाती थी। हिंदू कैलेंडर को पंचांग बोलते हैं, पता है आपको। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था अमेरिका में? अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है वो ब्लैक लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। इसकी लीडरशिप मार्टिन लूथर किंग द्वितीय ने की थी। और बस यही था। अफ्रो अमेरिकी से क्या मतलब है? ऐसे लोग जो अफ्रीकी हैं और वो अमेरिका में आकर रहने लगे हैं, उन्हें हम अफ्रो अमेरिकी बोलते हैं। आर्थिक विकास से क्या आशय है? आर्थिक विकास से क्या आशय है? आर्थिक विकास से आशय है कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास से आशय है जीवन के हर एक पक्षों, मतलब इसमें आंसर कैसे लिख सकते हैं? आर्थिक विकास का मतलब समझा दे रहा हूँ मैं, शब्द में नहीं पता पाएगा। कोई व्यक्ति कितनी पैसों के मामले में कितनी उन्नति कर रहा है, कितना कमा रहा है। अब अगर परिवार के बारे में बात करोगे तो हर एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। देश के बारे में बात करोगे तो हर एक व्यक्ति, इतने सारे लोग हैं, वो कितने कमा रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका जीवन स्तर कैसा है, वो किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं ले रहे हैं, वो किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब जो है वो ये सब जो है वो आर्थिक विकास को दिखाते हैं कि कोई देश कितना आर्थिक विकास कर रहा है। अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय पर, उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर, उसके साथ साथ शिक्षण सुविधाओं पर। इन सभी मामलों पर आर्थिक विकास जो है वो डिपेंड करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? वस्तु विनिमय प्रणाली में जब आज से कुछ बहुत साल पहले, जब करेंसी नहीं थी, नोट नहीं थे, सिक्के नहीं थे, तो लोग बाग वस्तुओं का आदान प्रदान से एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते। उदाहरण के लिए यदि मैं गेहूं का व्यापार करता हूँ और कौन है यहाँ पर, मान लो नमन जो है वो तेल का व्यापार करता है, तो उसको गेहूं भी खाने की जरूरत पड़ेगी, मेरे को तेल की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, भाई तू, मैं 1 किलो गेहूं तेरे को दे दे रहा हूँ, तो 1 किलो तेल मेरे को दे दे, तो दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो इसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। बहुत सारी परेशानी होती थी इसमें। हो सकता हो कि भाई तेल ज्यादा कीमती हो गेहूं से, तो 1 किलो गेहूं दे रहा हूँ, बदले में मेरे को 1 किलो तेल मिल रहा है, तो नमन का नुकसान है, मेरा फायदा है। तो इसी की तुलना में सोने चांदी से करके देखो तो और ज्यादा वो है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी खामी थी, इसलिए इसको चेंज किया गया। फिर कॉइन वाली पद्धति आ गई। तो आपने पुराने जमाने के कॉइन देखे होंगे, मैंने क्लास में दिखाया होगा एक आध पुराना कॉइन। स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? स्व सहायता समूह में एक समिति होती है, वो निर्णय करते हैं कि बंदे को लोन देना है कि नहीं देना। पूरी समिति होती है। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण एक प्रकार का एक बड़ी मंडी बनना है। पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अपने उसके आजू बाजू भी बात कर रहे हैं। 9 बज चुके हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ से डांट पड़ने लगेगी खाना खाने को लेकर वगैरह वगैरह। सुबह से क्लास लगा रहा हूँ। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल साइंस का दिन रहेगा, परसों फिर से सोशल उठाएंगे। तो कल साइंस पे बात करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा, ये वाले चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करते जाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। 9 बजे से क्लास है कल। गुड नाइट भैया। गुड नाइट।